हेलो बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 विषय विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। प्रश्न 1 है, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर है, फसल को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। अगला प्रश्न नंबर 2 है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? इसका उत्तर आएगा, खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? इसका उत्तर आएगा, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर और पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। अगला प्रश्न 4, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है? इसका उत्तर है, सीड ड्रिल द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? इसमें पहला है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर आएगा, भंडारण से पूर्व फसलों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनके कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगी? इसका उत्तर आएगा, एक बीकर लेकर उसमें पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी बीज डालकर भलीभांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। इस प्रकार चयन करेंगे या फिर हम जो टूटे फूटे बीज हैं उनको निकाल देंगे और स्वस्थ बीजों का ही यूज़ करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 8, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। इसका जो चित्र है आप वो पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 9, उर्वरक तथा खाद में क्या अंतर है, लिखिए। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आएगा, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। इनके उपयोग से किसानों को अच्छी उपज प्राप्त होती है। अगला है पार्ट 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। प्रश्न 1, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग क्षय रोग, खसरा है।
और पादप में होने वाले 2 रोग नींबू का कैंकर और गेहूं की रस्ट है। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? इसका आएगा राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। दूसरा है, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? यह सूक्ष्म जीवों के कवक वर्ग में आता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? इसमें पहला है, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए। दूसरा, उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। तीसरा, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? इसका उत्तर आएगा, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। रेफ्रिजरेटर कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, इसलिए उसने देखा कि दही नहीं जमा है। प्रश्न नंबर 5, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। प्रश्न नंबर 6, वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? इसका उत्तर है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करती है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। पहले है, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर आएगा, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, इसलिए आटा फूल जाता है। सेकंड है, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। थर्ड है, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 8, साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं? इसका उत्तर आएगा, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन चक्रों के आरेख में द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है, या आप इसका अपने विज्ञान की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 27 में चित्र 2.10 भी देख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीवों तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरा तालिकाबद्ध किया है, आप ये अपनी पूरी 8th ग्रेड पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगला है पार्ट 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके जो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आएगा, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला, प्रत्यास्थ और हल्का है। यह चमकीला और धुलने में सुगम है, इसलिए इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा, बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं और ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक है। प्रश्न नंबर 3, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखिए। तो पहला है, प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्लास्टिक बहुत चिरस्थायी होता है, धातुओं की अपेक्षा यह सस्ता होता है।
प्रश्न नंबर 4, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती? इसका उत्तर आएगा, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। अगला प्रश्न नंबर में तालिका दी हुई है जिसमें हमें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशियो को अलग अलग किया हुआ है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है जिसका उत्तर आएगा, खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निकल लेते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं तथा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर जो 7 है उसका जो उत्तर आएगा, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर और उपयोग ना करना, रिफ्यूज। पहला है, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंके। दूसरा, खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। तीसरा है, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। अगला है प्रश्न नंबर 8, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। प्रश्न नंबर 9 है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। तो इस कथन की व्याख्या करना है। यहाँ पर हमने इस कथन की पूरी व्याख्या की हुई है, या आप देख करके इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसे जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ अपशिष्टों के प्रकार दिए गए हैं जिन्हें जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर हमने उन्हें जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण में विभाजित किया हुआ है। अगला लेसन है पाठ 4, धातु एवं अधातु। प्रश्न है कि आघातवर्धनीयता को समझाइए। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, इन्हें विद्युत के सुचालक एवं कुचालक पदार्थ में छांटकर लिखना है। तो हमने यहाँ पर पूरी तालिका बना दी हुई है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातु का कौन सा गुण कहलाता है? तो इसका उत्तर आएगा, धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 आएगा, धातु एवं अधातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। प्रश्न नंबर 6 आएगा, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित क्यों रखा जाता है? इसका उत्तर आएगा, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। अगला प्रश्न 7 है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु ऊष्मा, आघातवर्धनीयता और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः अगला आएगा, यहाँ पर जो ऊष्मा लिखा हुआ है या आप नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट है, सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं।
परंतु अधातु नहीं होती। प्रश्न नंबर 8, कॉपर धातु को नमी में रखने पर उस पर हरी परत जम जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो कॉपर धातु को नमी में रखने पर उस पर हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। इसकी अभिक्रिया जो है वो निम्न प्रकार से लिखी हुई है। अगला है प्रश्न नंबर 9, धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में उपयोगिता समझाइए। तो धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर, गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल, बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर आप अधातुएं लिख लीजिए धातुओं की जगह। तो अधातुओं का उपयोग श्वसन, उर्वरकों, जल शुद्धिकरण प्रक्रम, एंटीबायोटिक और पटाखों में किया जाता है। यहाँ पर आप ये किया जाता है पूरा लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को समझाइए। लोहे में जंग लगना। जब लोहे से बनी वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तब लोहे पर भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, इसे जंग लगना कहते हैं। रासायनिक रूप से यह आयरन ऑक्साइड होता है। इस क्रिया में लोहा नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अगला जो है विस्थापन अभिक्रियाएं। जब एक अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु के लवण विलयन में रखते हैं तब अधिक क्रियाशील धातु विलयन में से कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। अगला है धातुओं की जल से क्रिया। तो अधिकतर धातु ये जल, ठंडे, गर्म या भाप से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया लिखी हुई है। अगला लेसन है कोयला और पेट्रोलियम। समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरा वर्गीकृत किया हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 2, कार्बनीकरण किससे कहते हैं। कार्बन में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर आएगा हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मौत या कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली जो नेप्थलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है। इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोलतार के 2 उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में और प्लास्टिक पेंट बनाने में। प्रश्न नंबर 5 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का निम्नलिखित महत्व है। सीएनजी के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। इसका उत्तर आएगा हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। प्रश्न नंबर 7 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग। तो यहाँ पर हमने पूरे संघटक और उनके उपयोग लिखे हुए हैं। यहाँ पे स्नेहन की जगह स्नेहक लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, या फिर आप इससे अपने विज्ञान की बुक में पेज नंबर 59 पर भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च ताप ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इसका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुरे जहाँ तक संभव हो गाड़ी
सामान एवं मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए।